बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हमारे पास है वन शॉट लेक्चर सीरीज का लेक्चर 9 और बिलीव मी आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, आज हम जिस टॉपिक को क्लियर करेंगे वो हमारे पास है एडवर्ब्स और आपका जो 2025 का सिलेबस है, आपका जो एमडी कैट 2025 का सिलेबस है, अगर हम उस सिलेबस के तनाजर में इसको देखते हैं तो आपके लिए आपके सिलेबस में मेंशन है रिकॉग्नाइज वेरिंग पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स एंड इम्पोर्टेंस। तो हमें यू समझ आती है, मुझे कुछ यू समझ आती है कि आपके पास आपने एडवर्ब की पोजीशंस को देखना है या जिसको आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब को देखना है अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स एंड इंपॉर्टेंस। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एडवर्ब्स की सारी काइंड्स को पढ़ेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमने सेंटेंस में उनको कहाँ कहाँ पर लिखना है, उनकी पोजीशन क्या होती है, उनको सेंटेंस में हमने पहले कौन सा लिखना है, बाद में कौन सा लिखना है, फिर कौन सा लिखना है। तो वो जो सारे पोजीशन के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में। तो एंड तक लेक्चर लाजमी देखना है आपने अच्छे तरीके से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोई एक पॉइंट भी आपने आज के लेक्चर में से स्किप नहीं करना। देखें, इंग्लिश में बेटे जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में हमारे पास हम टर्म बोलते हैं मॉडिफायर्स। इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर्स होते हैं, नंबर 1 हमारे पास होता है एडजेक्टिव और नंबर 2 हमारे पास होता है एडवर्ब्स। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है दो चीज़ों को, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को, और हमारे पास जो एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई करता है तीन चीजों को। देखिए, एडजेक्टिव जिन दो चीजों को मॉडिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन को, हम उनकी एग्जांपल देखें, हम बोलेंगे शी इज सॉफ्ट, he is quick, they are efficient and Angelina is graceful। इसमें she और he हमारे पास डेफिनेटली क्या है, प्रोनाउंस हैं, they प्रोनाउन है और Angelina क्या है, नाउन, और इनको मॉडिफाई कौन कर रहा है, सॉफ्ट, क्विक, एफिशिएंट और ग्रेसफुल। अच्छा, आप देखें, एडवर्ब मॉडिफाई करता है बेटे किसको, वर्ब को। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, नंबर 1 वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे शी स्पीक्स सॉफ्टली, अब हम यहाँ पे स्पीक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, तो हमने वर्ड भी कौन सा यूज किया, सॉफ्टली यूज किया। यहाँ पर हम शी को मॉडिफाई कर रहे थे तो हमने सॉफ्ट यूज किया। हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाकर, एल वाई का एडिशन करके उसका क्या बनाते हैं बेटे, एडवर्ब बनाते हैं, याद रखिएगा। जैसे देखिए, हमने कहा ही इज क्विक, लेकिन हम जैसे ही रन्स को मॉडिफाई करेंगे, वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, तो हम क्विक की बजाय क्या लिखेंगे, क्विकली। हमने कहा एफिशिएंट, लेकिन हम जैसे ही कंप्लीटेड को मॉडिफाई करेंगे, वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, तो फिर हम एफिशिएंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एफिशिएंटली। हमने कहा एंजेलिना इज ग्रेसफुल, लेकिन अगर हम बोलेंगे शी डांस्ड, तो फिर हम ग्रेसफुल नहीं बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, ग्रेसफुली। वर्ब को यानी कि एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटे, एडवर्ब यूज करते हैं। उसके बाद नंबर 2 में एडवर्ब यूज होता है किसको मॉडिफाई करने के लिए, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे अगर आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे, इन सेंटेंसेस में ब्यूटीफुली, क्विकली, एफिशिएंटली और इजीली हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एडवर्ब्स मौजूद हैं, लेकिन हम उनको मजीद मॉडिफाई करने के लिए देखें, ब्यूटीफुल को मॉडिफाई करने के लिए, डिग्री बढ़ाने के लिए क्या यूज हो रहा है, वेरी, क्विकली की डिग्री इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या यूज हो रहा है, टू, एफिशिएंटली के लिए क्या यूज हो रहा है, क्वाइट, इजीली के लिए क्या यूज हो रहा है, इनक्रेडिबली। अब ये जो वर्ड्स है ना हमारे पास, ये दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, एडवर्ब नंबर 1 मॉडिफाई करता है वर्ब को और नंबर 2 मॉडिफाई करता है किसको, एनदर एडवर्ब को, और नंबर 3 एडवर्ब मॉडिफाई करता है बेटे किसको, एडजेक्टिव को। देखिए, एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करेगा, हम बोलते हैं द स्टार्स आर एक्सट्रीम हॉट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली हॉट। इसी तरह द ड्रेस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल होगा, यहां पर एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल हम नहीं लिखेंगे। वेरी इंटेलिजेंट में आप इंटेलिजेंट समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव है, और इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या लिखा, वेरी। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है और इंटरेस्टिंग को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज किया गया है, क्वाइट। तो इन सेंटेंसेस में एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, वेरी, वेरी और क्वाइट, ये हमारे पास बेटे क्या है, एडवर्ब्स हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर्स होते हैं, नंबर 1 एडजेक्टिव, नंबर 2 एडवर्ब। एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा नाउन और प्रोनाउन को, एडवर्ब मॉडिफाई करेगा बेटे किसको, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, और ये तीनों तरह की मॉडिफिकेशन की एग्जांपल्स आपके सामने है। उसके बाद है, देखिए हमारे पास एडवर्ब्स की काइंड्स, के हमारे पास एडवर्ब की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं। देखें,
नंबर वन याद रखिएगा, मैं हमेशा से बच्चों को ये बताता हूं कि एडवर्ब्स बिल्कुल इसी तरह ही हैं जिस तरह हमारी पुलिस होती है। जो पुलिस काम करती है ना, वही काम हमारा एडवर्ब करता है। यानी कि अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस आपसे क्वेश्चन कर रही होती है कि कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे देखिए जी, चोरी हुई कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, कत्ल हुआ कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अगर कत्ल हुआ है, गोली मारी है, तो कितनी गोलियां मारी हैं, क्यों गोलियां मारी हैं, कोई खानदानी दुश्मनी तो नहीं थी, हुआ भी है या नहीं हुआ, झूठी एफआईआर तो नहीं दर्ज करवाने आगे। तो ये जो एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब, ये याद रखिएगा, ये हमें एक्शन के बारे में हमारे क्वेश्चंस को आंसर करता है। और कौन कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है? वेयर कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, हाउ कैसे हुआ, हाउ मच डिग्री क्या थी, इंटेंसिटी क्या थी, वाई मतलब रीजन क्या थी, और येस और नो मतलब देखें, अगर कोई एडवर्ब का क्वेश्चन कर रहा होता है वेयर, तो इसका मतलब वो हमें क्या बता रहा होता है कि एक्शन कहाँ पर टेक प्लेस हुआ, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो हमें जगह बता रहा होता है एक्शन की। हम बोलते हैं काम कब हुआ, तो ऐसी सूरत में जब हम टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं एक्शन का, तो हम उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे हुआ, मैनर क्या था, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। और मैनर के साथ साथ जो चीज होती है वो क्या होती है हमारे पास कि जैसे हम बोलते हैं वो तेज भाग रहा था, वो बहुत तेज भाग रहा था, वो आहिस्ता चल रहा था, वो बहुत आहिस्ता चल रहा था। ये जो तेज, बहुत आहिस्ता और बहुत तेज और बहुत आहिस्ता वाला एलिमेंट है ना, ये हमारे पास बेटे क्या होता है, हाउ मच। ये हमें क्या बता रहा होता है, ये हमें इंटेंसिटी बता रहा होता है या हमें डिग्री बता रहा होता है मैनर की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी। फिर कोई एडवर्ब जो हमें रीजन बताता है, जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट टू पास देयर फ्री टाइम, यू आर वाचिंग दिस लेक्चर टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एंट्री टेस्ट। जब भी आप किसी एक्शन का रीजन बताते हैं ना, तो ऐसे एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। उसके बाद हमारे पास हमें सेंटेंस में ये बताया जाता है कि एक्शन टेक प्लेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा, हम उसको बेटे क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। जैसे होता है ना, हम सेंटेंस के स्टार्ट में कौन से दो वर्ड यूज कर लेते हैं, हम बोलते हैं यस शी इज कुकिंग फूड, या हम बोलते हैं नो शी इज नॉट कुकिंग फूड। ये जो यस और नो वाला एलिमेंट होता है ना, ये हमें बता रहा होता है कि एक्शन टेक प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। तो जब आप काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे ना, तो ये हमारे पास जनरली लिटरली 6 बनती हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें एक्शन की जगह बताएगा, लोकेशन बताएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें वक्त बताएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमें काम करने का रवैया बताएगा, उसकी डिग्री इंटेंसिटी बताने वाले को एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी बोलते हैं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ रीजन है, जो वजह बताता है, और हुआ या नहीं ये हमें कौन बताता है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। लेकिन इसके साथ आपने एक और बात याद रखनी है, देखें ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पोजीशन के हवाले से। उसकी रीजन ये होती है, ये 3 तरह का होता है। जैसे नंबर 1 ये हमें बता रहा होता है कि एक्शन कब हुआ, और नंबर 2 ये हमें बता रहा होता है कि कितने टाइम से ये एक्शन हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, आप 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। और नंबर 3 हमारे पास ये टाइम बताता है, जिस टाइम को बेटे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए व्हेन का मतलब तो क्या है कि ये सिंपल सा सीधा सा टाइम बता देगा कि ये काम सुबह हुआ, ये काम शाम हुआ, ये काम इतने बजे हुआ, ठीक है। और फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होगा कि ये बताएगा कि ये कितनी देर से हो रहा है। सिंस 1947 से है पाकिस्तान, वो 4 घंटे से खेल रहे हैं, 4 आवर्स। तो उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, याद रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। एक हमारे पास होती है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, और एक हमारे पास होती है बेटे इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, जब हम जैसे हम वर्ड यूज करते हैं डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, जब हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेफिनेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, टाइम से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी होती है। और इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी होती है, जैसे हमारे पास वर्ड होते हैं एवर, हमारे पास वर्ड होते हैं नेवर, हमारे पास वर्ड होता है समटाइम्स, हमारे पास वर्ड यूज होता है ऑलवेज,
ऑलवेज। अब ये जो वर्ड्स है ना, इनमें हमारी फ्रीक्वेंसी डेफिनेट नहीं होती, कि ऐसा नहीं कि काम रोज हो रहा है, हर मंथ हो रहा है, हर महीने हो रहा है, इसलिए हम इन वर्ड्स को बेटे क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, आपने इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं देखना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं इज अ सब पार्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी कितनी तरह की होती है, दो तरह की, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं डेली, मंथली, वीकली, ईयरली। और इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे हम वर्ड बोलते हैं नेवर, एवर, समटाइम्स, ऑलवेज। इन तरह के वर्ड को, एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, खासतौर पर पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स क्या देखें, नंबर 1 में हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी एडवर्ब मौजूद नहीं है, हम ऐड कर रहे हैं पहला एडवर्ब, और पहला एडवर्ब हमारे पास क्या है, मैनर। अगर हम मैनर ऐड करेंगे तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट हैप्पीली। आप हैप्पीली को देख रहे हैं, हैप्पीली हमारे पास क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। और अगर ये अकेला आएगा सेंटेंस में तो आप इसे बोल सकते हैं ये आफ्टर वर्ब आएगा और आप सेंटेंस के लास्ट में आएगा, जैसे आया हुआ यहाँ पे। फिर हम ऐड कर रहे हैं सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, इकलौता। अभी हम पहले एक एक करके बात करेंगे, जैसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब इन द ग्राउंड क्या है, हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये भी आप देख रहे हैं कि ये कहां पर आएगा, ये आफ्टर वर्ब भी आएगा, सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम, और अगेन इसी तरह चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। जब टाइम भी आएगा, अकेला आएगा, तो ये सेंटेंस में कहां पर आएंगे, ये सेंटेंस में वर्ब के बाद आएंगे। लेकिन अब याद रखिएगा, टाइम को हमने क्या कहा कि टाइम हमारे पास फ्रीक्वेंसी दो तरह का होता है, एक हमारे पास होता है जी फ्रीक्वेंसी, और एक होता है हमारे पास टाइम। और फ्रीक्वेंसी को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अब अगर डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का कोई वर्ड आ जाता ना हमारे पास, तो आपने याद रखना है, आपने उसको टाइम से, डेफिनेट से पहले लिखना है, आपने उसको टाइम से पहले लिखना है। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट डेली एट 2 PM। अब 2 PM क्या है, टाइम है जो हमें आंसर करता है व्हेन का, लेकिन डेली क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। तो हमने जो व्हेन वाला टाइम होता है ना, उसको बाद में लिखना है, और फ्रीक्वेंसी वाले को कहां पर लिखना है, पहले लिखना है, अगर सेंटेंस में ये दोनों इकट्ठे आते हैं। बहरहाल अभी हम इस पे डिटेल से बात करने भी वाले हैं बाद में। उसके बाद देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, अब देखें ये जो मैनर, प्लेस, टाइम है ना, ये याद रखिएगा, ये हमारी बेसिक अरेंजमेंट होती है एडवर्ब की, MPT। MPT का मतलब क्या होता है कि अगर ये 3 आएंगे तो इनमें सबसे पहले मैनर आएगा, नंबर 2 पे प्लेस आएगा, और नंबर 3 पे क्या आएगा, टाइम आएगा। अब हम उन सेंटेंसेस की बात करेंगे जिन सेंटेंसेस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स आएंगे। किन सेंटेंसेस की बात करने वाले हम, जिनमें एक से ज्यादा एडवर्ब्स आएंगे हमारे पास। जैसे सेंटेंस देखिएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट हैप्पीली इन द गार्डन। अब सेंटेंस में हमारे पास मैनर है, और मैनर के साथ क्या है, प्लेस है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना, सबसे पहले मैनर आएगा, मैनर के बाद प्लेस आएगा, और प्लेस के बाद क्या आएगा, टाइम आएगा। तो चूंकि अभी हमारे पास 2 हैं, तो हम पहला लिखेंगे मैनर और फिर क्या लिखेंगे, प्लेस। इस सेंटेंस को मैं इस तरह नहीं लिख सकता कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन हैप्पीली। मुझे पहले क्या लिखना है, हैप्पीली, और दूसरे नंबर पर क्या लिखना है, इन द गार्डन। इसी तरह अगर सेंटेंस में मैनर और टाइम हुआ, अभी मैनर और प्लेस था ना, तो मैनर और टाइम हुआ, तो फिर यही सीन चलेगा कि हम पहले मैनर को लिखेंगे, उसके बाद हम टाइम को लिखेंगे। जैसे हमने हैप्पीली लिखा, और हैप्पीली के बाद हमने क्या कर दिया, सिंस मॉर्निंग। और अगर सेंटेंस में प्लेस और टाइम हुआ, मैनर हुआ ही ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि प्लेस और टाइम हो, तो फिर हमने क्या करना है, हमने अपनी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना। आपके सामने अरेंजमेंट आपके पास यही रहेगी, मैनर, प्लेस और टाइम। अगर प्लेस और टाइम हुआ तो हम पहले क्या करेंगे, पहले प्लेस को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे। जो बेसिक अरेंजमेंट हमारे पास रहेगी ना, वो 1 2 3 क्या रहेगी, मैनर, प्लेस और टाइम। अगर इनमें से कोई 1 2 3 आते हैं तो हम इस अरेंजमेंट के हिसाब से इनको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। लेकिन उसके बाद देखें, उसके बाद अगर हमारे पास आ जाता है एक ही सेंटेंस में तीनों आ जाते हैं, मैनर, प्लेस और टाइम, तो फिर डेफिनेटली हमारी अरेंजमेंट क्या रहने वाली है, हमने कहा हैप्पीली इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। हम इस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमें पहले मैनर लिखना है, फिर प्लेस लिखना, और फिर क्या लिखना है, टाइम लिखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बेटे इंटेंसिटी, जिसको हमने इंटेंसिटी भी बोला, या जिसको हमने क्या बोला, डिग्री भी बोला। अब ये इंटेंसिटी और डिग्री कब आएंगे सेंटेंस में, जब सेंटेंस में ऑलरेडी
भी मैनर मौजूद होगा। अगर मैनर ही नहीं होगा तो फिर इंटेंसिटी और डिग्री आ ही नहीं सकता। तो ये सिंपल सा रूल याद रखिएगा कि इंटेंसिटी और डिग्री तब आएगा जब सेंटेंस में ऑलरेडी मैनर होगा। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने इंटेंसिटी को कहां पर लिखना है, हमेशा मैनर से पहले। ये जो वेरी, टू, क्वाइट, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे कहां पर लिखे जाएंगे, मैनर से पहले। जैसे देख रहे होंगे आप सेंटेंस में कि हैप्पीली से पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, वेरी लिखा हुआ है। तो इंटेंसिटी जब भी आएगा सेंटेंस में वो हमेशा मैनर से पहले आएगा, क्योंकि वो मैनर की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। अगर सेंटेंस में मैनर नहीं है, अगर सेंटेंस में मैनर नहीं है तो फिर आपने समझ जाना है हमारे पास सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में मैनर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंटेंसिटी और डिग्री हो ही नहीं सकता। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है रीजन। ठीक है, अब रीजन में हमारे पास क्या चलता है कि हम वजह बताते हैं। जब हम वजह बताते हैं तो याद रखिएगा इसको आपने हमेशा सेंटेंस में कहां पर लिखना है, लास्ट में लिखना है। नंबर 1 पे क्या लिखना है, मैनर। नंबर 2 पे क्या आएगा, प्लेस। नंबर 3 पे क्या आएगा, टाइम। अगर ये अकेले अकेले होंगे तो इनको हमने लाजमी तौर पर बेटे कहां पर लिखना है, वर्ब के बाद लिखना है। हमने इनको, अगर ये अकेले अकेले आते हैं तो हमने इनको वर्ब के बाद लिखना है सेंटेंस में, और अगर ये इकट्ठे आते हैं तो सबसे पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। इंटेंसिटी को कहां पर लिखना है, मैनर से पहले। इंटेंसिटी सेंटेंस में आएगा ही तब जब सेंटेंस में, इंटेंसिटी सेंटेंस में आएगा ही तब जब सेंटेंस में मैनर मौजूद होगा। और रीजन को हमने सेंटेंस में हमेशा कहां पर लिखना है, एंड पे लिखना है, यानी कि लास्ट में लिखना है। जैसे हमने सेंटेंस बनाया, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट वेरी हैप्पीली इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग टू पास देयर फ्री टाइम। अब ये जो टू पास देयर फ्री टाइम है ये क्या बता रहा है कि बच्चे ये काम कर क्यों रहे हैं, रीजन बता रहा है। तो इसलिए हमने इसको सेंटेंस में कहां पर लिखा बेटे, एंड पे लिखा। फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है हमारा छठी तरह का एडवर्ब, जिसको हम बोलते हैं एफर्मेशन और निगेशन। और ये मैंने आपको क्या बोला, एफर्मेशन के लिए यस होता है और निगेशन के लिए क्या होता है, नो होता है। इसको आपने हमेशा सेंटेंस में बेटे कहां पर लिखना है, स्टार्ट में लिखना है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, सेंटेंस हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यस चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब ये एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें सारे के सारे एडवर्ब्स हमारे पास मौजूद है। जैसे देखें, एफर्मेशन और निगेशन कहां पर आएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वेरी हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगा। और इंटेंसिटी को हम कहां पर लिखते हैं सेंटेंस में, मैनर से पहले लिखते हैं। मैनर के बाद हमने क्या लिखना होता है, प्लेस लिखना होता है। प्लेस के बाद हमने बेटे क्या लिखना होता है, टाइम लिखना होता है। और लास्ट में हमने क्या लिखना होता है, लास्ट में हमने रीजन लिखना होता है। तो ये रूल याद रखिएगा कि जो आपके पास बेसिक अरेंजमेंट रहती है ना, जो बेसिक अरेंजमेंट है वो आपके पास क्या है, एमपीटी। एमपीटी मतलब मैनर, प्लेस और टाइम। इंटेंसिटी हमेशा कहां पर आएगा, मैनर से पहले। और रीजन हमेशा कहां पर आएगा, सेंटेंस के एंड पे। और एफर्मेशन और निगेशन सेंटेंस में हमेशा बेटे कहां पर आएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, यस और नो करके। तो ये हमारे पास है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। जब हम एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स लिखेंगे तो हमें ये सारी बातें जो भी हमने बोली हैं ये हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है। उसके बाद हमारे पास पोजीशन ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। देखिए अभी मैंने क्या बोला आपको कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम 3 तरह का होता है हमारे पास। नंबर 1 ये हमें क्या बता रहा होता है, नंबर 1 ये हमें आंसर कर रहा होता है व्हेन का। नंबर 2 हमें ये आंसर कर रहा होता है फॉर हाउ लॉन्ग का। और नंबर 3 हमें ये आंसर कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, कि एक्शन किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। और फ्रीक्वेंसी को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 2 में। हम इसको बोलते हैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और हम इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन से वर्ड्स होते हैं, जो भी मैंने आपको बोले, डेली है, वीकली है, मंथली है, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, एक जैसी रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है और इसके लिए इसकी पोजीशन सेंटेंस में क्या होती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, देखिए याद रखिएगा, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली और नेवर। ये हमारे पास कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। कुछ और वर्ड्स भी होते हैं इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के, लेकिन इस रूल में हम इन वर्ड्स को शामिल नहीं करते, जनरली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, क्योंकि इनकी पोजीशन जो होती है ना सेंटेंस में वो ऑब्वियस नहीं होती। आप इनको लास्ट में भी लिख सकते हैं, स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं, मिड में भी लिख सकते हैं। तो हमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो मेरा ये मानना है कि हमें इन वर्ड्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी में अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पोजीशन के लिहाज से इन
वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली और नेवर में से। आपने क्या करना है, आपने इनकी पोजीशन याद रखनी है। तीन तरह के सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। पहले सेंटेंस हमारे पास वो होते हैं जिनमें जस्ट वर्ब दिया गया होता है, जिन सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जब हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सिर्फ मेन वर्ब होगा, तो आपने याद रखना है आपके पास ये जितने भी इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं, आपने इनको बेटे कहां पर लिखना है, आपने इनको मेन वर्ब से पहले लिखना है। जैसे शी ऑलवेज स्टडीड, स्टडीज, यहां पर ऑलवेज को हमने स्टडी से पहले लिखा, हमने ऑफन को प्ले से पहले लिखा, हमने रेयरली को ईट से पहले लिखा, क्योंकि यहां पर सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब मौजूद है, तो हमने इसको मेन वर्ब से पहले लिख दिया। इसी तरह हमारे पास है बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे पास वो सेंटेंसेज हैं जिनमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद है। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों मौजूद होंगे, तो आपने याद रखना है, आपने अपनी इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसीज को इनके दरमियान में लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर हैज और विजिटेड के दरमियान ऑफन लिखा, हमने विल और फॉरगेट के दरमियान में नेवर लिखा, हमने कैन और बी के दरमियान में क्या लिखा, समटाइम्स लिखा। इसी तरह तीसरी पोजीशन इसकी क्या बनती है, वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बी फॉर्म होती है। बी फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास होते हैं इज, एम, आर, जिसमें हमारे पास क्या होता है, वाज और वर। ऐसे सेंटेंसेस में हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो यहां पर आपने याद रखना, यहां पर आपने हमेशा इसको कहां पर लिखना है, बी फॉर्म के बाद। जैसे आप देख रहे होंगे, हमने ऑलवेज को इज के बाद लिखा, हमने यूजुअली को आर के बाद लिखा, और हमने नेवर को कहां पर लिखा, वाज के बाद लिखा। तो जब इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी की पोजीशन की बात आएगी, तो पहली बात तो आपने ये याद रखना है कि इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, नेवर। आप तीन तरह से सेंटेंस में इसको लिखेंगे। आप अगर मेन वर्ब है आपके पास सेंटेंस में सिर्फ, तो आपने इसको मेन वर्ब से पहले लिखना है। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, तो फिर आपने इसको कहां पर लिखना है, इनके दरमियान में लिखना है। और अगर आपके पास बी फॉर्म है, तो आपने फिर इनको कहां पर लिखना है, बी फॉर्म के बाद लिखना है। ये तीन पोजीशन आपने याद रखनी है बेटे, किसके लिए, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के लिए। चूंकि हमारे पेपर में हमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब का क्वेश्चन आएगा, तो हमने हर वो एडवर्ब देखना है जिसकी पोजीशन सेंटेंस में मैटर करती है इंपॉर्टेंस के हवाले से। उसके बाद है बेटे देखें ऑर्डर ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम क्या होता है ना हमारे पास, मैंने आपको पहले ही कहा बिल्कुल स्टार्ट में कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है कि हम टाइम को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। जैसे देखें सबसे छोटे वाला हमारे पास क्या होगा, टाइम ऑफ डे। जैसे हम बोलते हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मिडनाइट, इवनिंग, इस तरह। उसके बाद हमारे पास डे आ जाता है, उसके बाद डेट आ जाता है, मंथ आ जाता है, ईयर आ जाता है। अगर एक ही सेंटेंस में डिफरेंट तरह के टाइम आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है आपकी अरेंजमेंट ये होगी, आपने सबसे छोटे वाले यूनिट से स्टार्ट करना है और आपने जाना है किसकी तरफ, सबसे बड़े वाले यूनिट की तरफ। यानी कि अगर हमारे पास बिगेस्ट लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाना, अगर हमारे पास सेंचुरी होता तो हम सेंचुरी कहां पर लिखते, ईयर के बाद लिखते। तो हमने छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना अगर हमें सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा तरह का टाइम दिया गया होगा, ठीक है। और आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर इस रूल को फॉलो करते हैं, एट, ऑन, इन, जिन टाइम के साथ एट आता है वो पहले आएंगे, उसके बाद जिनके साथ ऑन आता है वो दूसरे नंबर पर आएंगे, और जिनके साथ इन आता है वो कहां पर आएंगे, तीसरे नंबर पर आएंगे। एट, ऑन, इन प्रेपोजिशन किनके साथ आती है, मैं वो बात यहां पर नहीं करना चाहता। हमारी बात एक तो डिस्टर्ब हो जाएगी, हम किसी और तरफ चले जाएंगे, और दूसरी तरफ दूसरा ये कि हमें जो है वो प्रेपोजिशन को डिस्कस करना पड़ेगा। हम इनको इंशाल्लाह टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंडर रहते हुए प्रेपोजिशन में बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। फिलहाल के लिए आपने ये याद रखना है, सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। नंबर 2, एट वाली प्रेपोजिशन पहले आएंगी, उसके बाद क्या आएंगी, ऑन वाली प्रेपोजिशन, और उसके बाद क्या आएंगी, इन वाली प्रेपोजिशन। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए द ट्रेन अराइव्ड एट 7 o'clock ऑन फ्राइडे इन जुलाई इन 2022। सबसे पहले क्या आ गया, घड़ी का टाइम आ गया, टाइम ऑफ डे आ गया, उसके बाद डे आ गया, उसके बाद मंथ आ गया, उसके बाद क्या आ गया, ईयर आ गया। इसी तरह एट नून, अब देखें एट वाली प्रेपोजिशन आप देख रहे हैं ना, नून क्या है, पार्ट ऑफ डे है,
टाइम ऑफ डे है। उसके बाद हमारे पास 10 अगस्त डेट आ गई, उसके बाद हमारे पास ईयर आ गया। हमने क्या कहा, हमने कहा एट 9 AM ऑन मंडे इन मार्च नेक्स्ट ईयर। तो आप देख रहे हैं कि हम स्मॉलेस्ट यूनिट से बिगेस्ट लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जा रहे हैं। जब भी सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा तरह का टाइम दिया गया होगा तो आपने याद रखना है, आपने इस अरेंजमेंट को मिस नहीं करना, वायलेट नहीं करना। आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे। एट वाली प्रेपोजिशन पहले आएंगी, उसके बाद ऑन वाली आएंगी, उसके बाद इन वाली आएंगी। जैसे आपके पास सेंटेंसेस में है एट मिडनाइट ऑन 1 जनवरी इन 2020, एट 6 PM ऑन 25 दिसंबर और इन 2025। आपने इन अरेंजमेंट को ज़हन में रखना है। और अगली बात, एक और बात याद रखिएगा, ये सारी अरेंजमेंट के दौरान आप एक और चीज को भी यहां पर जरा गौर से देख लीजिएगा, और वो चीज हमारे पास क्या है, पंक्चुएशन के किस तरह हमने कॉमा यूज करके एक टाइम को दूसरे टाइम से क्या किया हुआ है, डिफरेंट किया हुआ है। इस चीज को भी आपने जहन में रखना है अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा टाइम आते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास यूज ऑफ एडजेक्टिव्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। अब देखें, हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि वर्ब्स को मॉडिफाई कौन करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। ऐसे ही होता है ना हमारे पास, हम वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, एडवर्ब यूज करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं, लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जिनमें एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, जबकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो लिंक कर रहे होते हैं सब्जेक्ट को। किसके साथ लिंक कर रहे होते हैं, कंप्लीमेंट के साथ लिंक कर रहे होते हैं, नाउन के साथ कर रहे होंगे, एडजेक्टिव के साथ कर रहे होंगे, किसी भी चीज के साथ कर रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। अब देखें, लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं ना, उनके बारे में आपने याद रखना है, इनके बाद हमने एडजेक्टिव लिखना होता है, इनके बाद हमने एडवर्ब नहीं लिखना होता। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, इनको हम वर्ब ऑफ सेंसेस के नाम से भी आप जानते हैं, टेस्ट, फील, सीम, अपीयर, लुक, स्मेल, रिमेन, बिकम, साउंड, ग्रो, स्टे, टर्न, गेट। ये जितने के जितने हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब्स ऑफ ये वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं या लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनको हमने, ये वो वर्ब्स हैं जिनको हम एडवर्ब के साथ मॉडिफाई नहीं करते हैं बेटे, बल्कि हम इनको किनके साथ मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई करते हैं। यानी कि इनके बाद आप एलवाई फॉर्म यानी कि एडवर्ब फॉर्म नहीं लिखते हैं। जैसे देखें, द पेशेंट लुक्स वीक। अब लुक्स जो है यहाँ पर वो देखने वाला नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और ट्रिक भी बता दूं, अक्सर टीचर बताते हैं कि हमें सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि ये रियल वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। तो बड़ा आसान सा काम होता है, अगर आप अपने वर्ब को रिप्लेस कर सकते हैं इज एम आर के साथ या वाज वर्ब के साथ, पास में अगर आप करना चाहें, तो आपने समझ जाना है कि आपके पास जो वर्ब लिखा हुआ है वो एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि वो लिंकिंग वर्ब है। जैसे देखें, द पेशेंट लुक्स वीक। अब यहां पर लुक्स का मतलब देखना नहीं है कि मरीज देखता नहीं है, बल्कि मरीज नजर आता है वीक। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं द पेशेंट इज वीक, तो यहां पर सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये लुक्स यहां पर एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, यहां पर हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। तो मैंने इसको मॉडिफाई भी किसके साथ किया, आप देख रहे हैं, हमने इसको मॉडिफाई भी किसके साथ किया है, हमने इसको मॉडिफाई किया है एडजेक्टिव के साथ। बिल्कुल इसी तरह दिस परफ्यूम स्मेल्स। अब स्मेल्स का मतलब मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं, दिस परफ्यूम इज प्लेजेंट। अब यहां पर स्मेल्स क्या है, वर्ब ऑफ सेंस है, लिंकिंग वर्ब है, तो हम इसको प्लेजेंटली के साथ नहीं करेंगे, बल्कि किसके साथ करेंगे, प्लेजेंट के साथ। इसी तरह अपीयर्स आएगा तो हम करेक्टली नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, करेक्ट लिखेंगे। इसी तरह रिमेन्स आएगा तो हम स्टेबली नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, स्टेबल लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हमें एडवर्ब्स नहीं चाहिए। ये वो वर्ब्स हैं जिनको हम एडवर्ब्स के साथ मॉडिफाई नहीं करते हैं बेटे, बल्कि जिनको हम किनके साथ मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई करते हैं। और ये कौन से वर्ब्स हैं, ये हमारे पास या तो वर्ब ऑफ सेंसेस हैं या हमारे पास कौन से वर्ब हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, और याद रखना है, आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, इज एम आर के साथ, वाज वर्ब के साथ। इसी तरह द स्टूडेंट सीम्स कॉन्फिडेंटली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा। और ऐसा किस वजह से होगा, सीम्स की वजह से, लिंकिंग वर्ब हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद आपने एडवर्ब्स नहीं लिखना है, बल्कि जिनके बाद आपने क्या लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है। यानी कि जिनके बाद आपने एलवाई फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि इनके बाद आपने क्या लिखनी है, एडजेक्टिव फॉर्म लिखनी है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव एंडिंग इन एल वाई। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन इसमें से बनता है। देखें, हमने क्या कहा, हमने कहा
कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब बना रहे होते हैं ना, तो हम एडजेक्टिव के साथ क्या लगाते हैं, हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाते हैं और हम उसको क्या बना देते हैं, एडवर्ब बना देते हैं। जैसे देखें, हम स्लो का क्या बनाएंगे, स्लोली। ऐसे होता ना हमारे पास, हम इंटेलिजेंट का क्या बनाएंगे, इंटेलिजेंटली। हम क्विक का क्या बनाएंगे, क्विकली। आप जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई का एडिशन करेंगे तो आप एल वाई का एडिशन करके क्या बना देते हैं, एडवर्ब बना देते हैं। तो हमने अपने जहन में कहीं ना कहीं ये एल वाई का जो एडिशन है उसको कीवर्ड बना लिया हुआ है। किस चीज का, एडवर्ब का। यानी कि मैं कोई भी वर्ड लिखूं जो एल वाई पे एंड होता है और मैं स्टूडेंट से पूछूं बेटे ये ग्रामर में किसके तौर पर फंक्शन करेगा, तो स्टूडेंट्स का पहला आंसर 99.9% एल वाई की वजह से यही होगा कि सारी एडवर्ब है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स इस तरह के हैं, कुछ एडजेक्टिव इस तरह के हैं जो एल वाई पे एंड तो होते हैं लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं हैं, बल्कि ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। ये सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर काम नहीं करेंगे बल्कि किसके तौर पर काम करेंगे, एडजेक्टिव के तौर पर काम करेंगे। मतलब ये वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यूज नहीं होंगे, बल्कि ये किसको मॉडिफाई करने के लिए यूज होंगे, नाउन को या प्रोनाउन को। क्योंकि ये दिखने में तो एल वाई के साथ एडवर्ब लग रहे हैं जबकि ये एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब हर एल वाई पे एंड होने वाला वर्ड हमारे पास एडवर्ब नहीं होता। ये वो वर्ड्स हैं जो एल वाई पे एंड तो होते हैं लेकिन ये एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल करके बता देता हूं कि एडजेक्टिव हम क्या करते हैं कि जब हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाते हैं तो हम उसका क्या बना लेते हैं, एडवर्ब बना लेते हैं। इसी तरह अगर हम कुछ नाउन के साथ एल वाई का एडिशन करें ना तो वो हम क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं। जैसे देखें, फ्रेंड के साथ आप एल वाई लगाएंगे तो आपके पास वर्ड क्या बनेगा, फ्रेंडली। आप लव के साथ एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, लवली। आपने डेड के साथ एल वाई लगाया तो क्या बना, डेडली। आपने कॉवर्ड के साथ एल वाई लगाया तो क्या बना, कॉवर्डली। माइजर के साथ एल वाई लगाया तो क्या बना, माइजरली। आपने लाइव के साथ बनाया तो क्या बना, लाइवली। आपने होम के साथ एल वाई लगाया तो क्या बना, होमली। ऑर्डर के साथ ऑर्डरली, एल्डर के साथ एल्डरली, फादर के साथ फादरली, ब्रदर के साथ ब्रदरली, मदर के साथ मदरली। जितने भी वर्ड्स आपके पास होंगे ना, नाउन के साथ एल वाई लगाने पर आप उसका क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। और जब आप उसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो आप उसको याद रखिएगा, आप उसको मॉडिफाई सेंटेंस में किसके तौर पर यूज करेंगे, एडजेक्टिव के तौर पर। और आप इसको मॉडिफाई करने के लिए यूज करेंगे किसको, नाउन को या प्रोनाउन को। अब जैसे एग्जांपल में देखिएगा, अ फ्रेंडली स्माइल। अब देखिए स्माइल हमारे पास क्या है, नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहां पर क्या यूज किया गया है, फ्रेंडली स्माइल। अब फ्रेंड स्माइल नहीं हम बोल सकते बल्कि हमें क्या बोलना होगा, फ्रेंडली स्माइल। इसी तरह हमारे पास नाउन है वार्निंग। वार्निंग हमारे पास क्या है, नाउन है। और इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया, डेडली वार्निंग। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ये आपको एल वाई के साथ वर्ड ऐसे लगेंगे कि ये एडवर्ब्स हैं जबकि ये एडवर्ब्स नहीं है बल्कि ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह हम बोलते हैं मिस्टेक हमारे पास क्या है, नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया, सिली। साइंस हमारे पास क्या है, नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया, लाइकली। सोल्जर हमारे पास क्या है, नाउन है। और हम कॉवर्ड सोल्जर नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर हम कॉवर्ड सोल्जर लिखेंगे तो नाउन के साथ नाउन होगा, हमें यहां पर एडजेक्टिव चाहिए होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहां पे कॉवर्डली लिखेंगे। तो ये वो वर्ड्स हैं जो एल वाई पे एंड तो जरूर होते हैं लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं है बल्कि क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और ये यूज होते हैं क्या करने के लिए, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे देखिए इनके लिए खास तौर पर जो आपने याद रखने हैं ना, ये 4 सेंटेंसेस अगर आपको ये याद रह जाते हैं तो बिलीव मी आपका ये रूल कभी भी गलत नहीं होने वाला। देखें पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज माइजर। अब ही इज माइजर कहना बिल्कुल ठीक है लेकिन माइजर चूंकि नाउन है, माइजर क्या है हमारे पास, नाउन है, कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो हम इसको इनडेफिनेट आर्टिकल के बगैर नहीं लिख सकते। ये मैं आपको वो 4 तरह की गलती बता रहा हूं जो पेपर में दी जा सकती है। देखें अगर मैं सेंटेंस में ही इज माइजर लिखूंगा तो ही इज माइजर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ही इज आ माइजर। मुझे इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना होगा। अब आगे देखिएगा, ही इज माइजर मैन। अब मैन भी नाउन है, माइजर भी नाउन है, दोनों नाउन तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज नहीं होगा ना, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ही इज माइजरली मैन। ये बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे देखें अगर मैं आपसे कहूं कि बेटे ही इज ऑनेस्टली मैन। अब अगर मैं बोलूंगा ही इज ऑनेस्टी मैन,
अब मैन क्या है, नाउन है, और ऑनेस्टी भी क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज तो नहीं होगा ना, मुझे इस ऑनेस्टी को क्या बनाना होगा, ऑनेस्ट बनाना होगा, जो कि एडजेक्टिव है और मॉडिफाई करेगा किसको, मैन को। उसके बाद देखें, जब आपने लिखा ना ही इज माइजरली मैन, तो यहां पर आप एक और गलती कर रहे हैं। एक और गलती क्या कर रहे हैं कि जब आपने मैन लिख दिया तो फिर आप इसको इंडेफिनिट आर्टिकल के बगैर नहीं लिखेंगे। जैसे देखें, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, मैं बोलूं ही इज ऑनेस्ट मैन। अब ही इज ऑनेस्ट मैन में क्या एरर है हमारे पास कि ही इज ऑनेस्ट मैन में इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं है। मैन आ गया, कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हमें इंडेफिनिट आर्टिकल लिखना है। इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए मुझे क्या बनाना होगा, ही इज अ माइजरली मैन। इसी तरह मैं बनाऊंगा ही इज अ कॉवर्डली मैन, ही इज अ लोनली मैन। ये सब के लिए सेम चलेगा। इसके बाद जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज अ माइजरली। अब माइजरली क्या है, माइजरली एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं दिया गया होता ना, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे देखिए, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, मैं आपसे बोलूं कि सेंटेंस है बेटे ही इज एन ऑनेस्ट। अब अगर मैन लिख दूंगा तो फिर तो एन जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑनेस्ट के लिए एन जस्टिफाई नहीं होगा, बल्कि मुझे सेंटेंस क्या बनाना पड़ेगा, ही इज ऑनेस्ट। सेम इसी तरह यहां पर ही इज आ माइजरली नहीं होगा, बल्कि यहां पर सेंटेंस बेटे क्या बनेगा, ही इज माइजरली। तो ये 4 टेक्निकल पॉइंट्स हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए और एडजेक्टिव के लिए, जो आपको ध्यान में रखने हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। अगर पेपर वाला इसमें से क्वेश्चन बनाना चाहे तो बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन बनेगा इसमें से। तो ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो ly पे खत्म होते हैं, दिखने में एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर आएंगे, एडजेक्टिव होते हैं, और फंक्शन भी एडजेक्टिव के तौर पर करेंगे। फंक्शन एडजेक्टिव के तौर पर करने का मतलब क्या है कि ये मॉडिफाई भी किसको करेंगे, नाउन और प्रोनाउन को। उसके बाद है बेटे हमारे पास वर्ड्स यूज्ड एज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। हमारे पास कुछ वर्ड्स इस तरह के भी हैं सेंटेंस में जो एडजेक्टिव के तौर पर भी आते हैं और एडवर्ब के तौर पर भी आते हैं। जैसे देखें, हमारे पास वर्ड है लाउड, फास्ट, नेक्स्ट, बैक, लिटिल, हार्ड। ये जितने वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे सेंटेंस में किसके तौर पर आएंगे, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर भी आ सकते हैं और सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर भी आ सकते हैं। मतलब ये फंक्शन कर सकते हैं दोनों की सूरत में। जैसे 4 वर्ड्स मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि इन 4 वर्ड्स पर आपने कंसंट्रेट करना है, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। उनमें पहला वर्ड हमारे पास है फास्ट, दूसरा वर्ड है हमारे पास हार्ड, तीसरा वर्ड है हमारे पास लेट। और इन 4, ये खास तौर पर ये 4 लिखने की क्या वजह, वो अभी मैं आपको बाद में बता भी देता हूं। देखिए, फास्ट, हार्ड, लेट और हाई, हमने अगर इनको सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज करना है ना, तो एडजेक्टिव के तौर पर जब मैंने इनको यूज करना है, क्या करने के लिए, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो सेम वर्ड यूज करना है। जैसे मैं बोलूंगा ही इज अ फास्ट ड्राइवर, मैं बोलूंगा ही इज अ हार्ड वर्कर, मैं वर्कर को मॉडिफाई करूंगा तो हार्ड ही लिखूंगा। मैं बोलूंगा ही इज अ लेट कमर, मैं कमर को मॉडिफाई करूंगा तो लेट ही लिखूंगा। ठीक है, इसी तरह जब मुझे लिखना है तो मुझे कौन सा वर्ड लिखना है, हाई लिखना है, नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए। और अगर मुझे इनको सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब के तौर पर लिखना है, तो वहां पर भी मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको सेम वर्ड लिखूंगा। इनके साथ मैं ly का एडिशन नहीं करूंगा। अमूमन तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाते हैं तो हम ly का एडिशन कर देते हैं, लेकिन यहां पर ये इन वर्ड्स के साथ हम ly का एडिशन नहीं करेंगे। फास्ट एडवर्ब में भी बेटे क्या होगा, फास्ट ही होगा, फास्टली वर्ड नहीं होता, हार्डली वर्ड नहीं होगा। जैसे हमने कभी नहीं पढ़ा कि ही इज वर्किंग हार्डली, हम क्या पढ़ते आए हैं, ही इज वर्किंग हार्ड। ही इज कमिंग लेटली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही इज कमिंग लेट। और ही इज गोइंग या ही इज ट्रेवलिंग हाईली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही इज ट्रेवलिंग हाई, ही इज गोइंग हाई। आप जैसे सेंटेंसेस देखिएगा, ही रन्स फास्टली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही रन्स फास्ट। द स्टूडेंट्स वर्कड हार्डली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, द स्टूडेंट वर्कड हार्ड। इसी तरह द टीचर अराइव्ड लेटली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लेट। और द काइट फ्लू हाई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हाईली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हाई होगा। हमें सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर भी यही यूज करने हैं और एडवर्ब के तौर पर भी यही यूज करने हैं। लेकिन इसके साथ आपने एक टेक्निकल पॉइंट याद रखना है
कि ऐसा नहीं है कि इनके साथ एल वाई वर्ड बनता नहीं है, इनका एल वाई वर्ड बनता जरूर है, लेकिन वहां पर मीनिंग चेंज हो जाते हैं। देखिए इनमें से जो पहला वर्ड है ना फास्टली, ये तो मैंने इसलिए यहां पर लिखा क्योंकि ये पल्ले बांध लीजिएगा बात कि फास्टली वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम इनके साथ एल वाई का, फास्टली के साथ एल वाई का एडिशन कर सकते ही नहीं है। हाँ, हार्डली का, हार्ड के साथ हम एल वाई का एडिशन जरूर करेंगे, वर्ड क्या बनेगा हार्डली। हम लेट के साथ एल वाई का एडिशन जरूर करेंगे, वर्ड हमारे पास क्या बनेगा लेटली। हम हाई के साथ एल वाई का एडिशन जरूर कर सकते हैं और वर्ड हमारे पास क्या बनेगा हाईली, लेकिन इनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनके क्या होंगे, मीनिंग चेंज हो जाएंगे। देखें हार्डली का मतलब क्या होगा, हार्डली का मतलब मेहनत से नहीं होगा, बल्कि हार्डली का मतलब क्या होगा, बमुश्किल, स्कार्सली, बेरली की सूरत में। लेटली का मतलब देर से आना नहीं होगा, लेटली का मतलब हमारे पास क्या होगा, रिसेंटली। हाईली का मतलब हमारे पास क्या होगा, हाईली का हमारे पास मतलब होगा वेरी मच, एक्सटेंसिवली। ठीक है, बुलंदी के लिए हम हाईली का वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम इनके साथ एल वाई का एडिशन तो करेंगे, लेकिन एल वाई का एडिशन करने से ये एडवर्ब्स नहीं बनेंगे, याद रखिएगा, इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे देखें, ही कुड हार्डली सोल्व द क्वेश्चन। हार्डली सोल्व द क्वेश्चन क्या है कि वो क्वेश्चन कर नहीं सकता, वो बड़ी मुश्किल से अपने क्वेश्चन को क्या करता है, सोल्व करता है। आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। सीन हिम लेटली का मतलब क्या है कि मैंने उसके साथ मेरी रिसेंटली मुलाकात नहीं हुई है। यहां पर लेटली का मतलब देर से आना नहीं है। देर से आने के लिए तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे। द टीचर अराइव्ड लेट, आप सब एडवर्ब के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर लेट का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन आपने जब लेटली लिखा तो लेटली का मतलब क्या होगा, रिसेंटली। इसी तरह स्मोकिंग इज हाईली डेंजरस, और हाईली मैंने आपको क्या बोला, डिग्री इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है, वेरी मच के लिए यूज होता है। हाईली का मतलब कभी भी बुलंदी की तरफ जाना नहीं होता। तो जब भी हम इनके साथ एल वाई का एडिशन लगाएंगे तो आपने याद रखना है कि फास्ट के साथ तो एल वाई का एडिशन लग सकता ही नहीं है। हार्डली के साथ, आप हार्ड के साथ एल वाई का एडिशन लगाएंगे तो मीनिंग चेंज होकर इसका मीनिंग क्या बनेगा, बमुश्किल। लेट के साथ आप एल वाई लगाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज होकर क्या बन जाएगा, रिसेंटली। और अगर आप हाई के साथ एल वाई लगाएंगे, हाईली बनाएंगे, तो ये एडवर्ब नहीं बनेगा, बल्कि इसका मीनिंग चेंज होकर ये क्या बन जाएगा, वेरी मच बन जाएगा। तो इन वर्ड्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। ये वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। इनके साथ, इनको हम एडवर्ब बनाने के लिए इनके साथ एल वाई का एडिशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इनके साथ एल वाई का एडिशन करें तो फिर इनका ये एडवर्ब नहीं बनते, बल्कि एल वाई लगाने से इनके मीनिंग क्या होते हैं बेटे, इनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास कुछ जर्नल से रूल्स हैं, 3 4 5, वो हम जल्दी जल्दी से एडवर्ब्स के देखेंगे। जैसे देखिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, फेयरली और रादर। फेयरली और रादर के लिए आपने याद रखना है इंटेंसिफायर के तौर पर यूज होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास वेरी और मच यूज होते हैं। हम इनको यूज करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आपके पास होगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए आपने क्या यूज करना है, फेयरली। और अगर आपके पास नेगेटिव एडजेक्टिव होगा तो नेगेटिव एडजेक्टिव के लिए आपने बेटे क्या यूज करना है, रादर। जैसे देखें अनजस्टिफाइड, अब अनजस्टिफाइड पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, तो हमने इसके लिए क्या यूज किया, रादर अनजस्टिफाइड। आप फेयरली अनजस्टिफाइड नहीं बोलेंगे। और ऑनेस्ट हमने बोलना था तो ऑनेस्ट के लिए हमने फेयरली ऑनेस्ट बोला। आप रादर ऑनेस्ट नहीं बोल सकते, आप फेयरली डिसऑनेस्ट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप फेयरली डिसऑनेस्ट बोलेंगे तो फेयरली डिसऑनेस्ट बोलने का क्या मतलब है कि फेयरली पॉजिटिव वर्ड है, डिसऑनेस्ट नेगेटिव वर्ड है, तो वो एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करेंगे। जहां पर भी फेयरली आएगा आपने याद रखना है, आपको फेयरली यूज करना है पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ और आपको रादर यूज करना है नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ। उसके बाद आपके पास है ऑन द होल, एज अ होल या होली। देखिए सबसे पहले तो होली के वर्ड को देखिएगा। होली हमारे पास किस सेंस में यूज होता है, कंप्लीटली के लिए, और ये सेंटेंस में यूज होगा बेटे किसके तौर पर, एडवर्ब के तौर पर। ठीक है, कंप्लीटली के लिए। ऑन द होल का मतलब हमारे पास क्या होता है, जर्नली, आम तौर पर। ठीक है, और हमारे पास जो हम बोलते हैं एज अ होल, एज अ होल का मतलब वो क्या होता है हमारे पास, एज अ टीम, कलेक्टिवली जब हम बात करते हैं किसी चीज के बारे में। जैसे एक सेंटेंसेस देखिएगा, ऑन द होल द टेस्ट वाज इजी, तो ऑन द होल का मतलब क्या है कि जर्नली द टेस्ट वाज इजी, इन जर्नल द टेस्ट वाज इजी, द क्लास एज अ होल परफॉर्म्ड वेल, पूरी क्लास ने, एज अ होल का मतलब क्या है कि एज अ टीम,
एज अ टीम, एज अ यूनिट, एज अ कलेक्टिव नाउन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हिज एक्सप्लेनेशन वाज होली करेक्ट। होली करेक्ट लिखने का मतलब क्या है कि कंप्लीटली करेक्ट। आप यहां पर देख रहे हैं कि करेक्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज किया गया है, एडवर्ब होली यूज किया गया है। उसके बाद बेटे हमारे पास बिफोर और अगो, याद रखिएगा जहां पर भी आपने सिंपल पास्ट यूज करना है, आप सिंपल पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे, बिफोर, और जहां पर भी सिंपल प्रेजेंट के लिए आप क्या यूज करेंगे, बिफोर सॉरी, और सिंपल पास्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे, अगो। जैसे ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट के लिए हमने क्या लिखना है, प्रेजेंट टाइम के लिए हमने क्या लिखना है, बिफोर। और जैसे हमारे पास है आई मेट हिम 2 days अगो, मेट हिम 2 days अगो का मतलब क्या है, चूंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के लिए बेटे हमें क्या यूज करना है, अगो यूज करना है। तो सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, बिफोर यूज होगा सिंपल प्रेजेंट के लिए और अगो यूज होगा किसके लिए बेटे, पास्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास है लाइक। लाइक याद रखिएगा, लाइक हमारे पास सेंटेंस में किसके तौर पर फंक्शन करता है, प्रेपोजिशन के तौर पर, और एज हमारे पास सेंटेंस में किसके तौर पर फंक्शन करता है बेटे, कंजंक्शन के तौर पर। ठीक है, अब जब ये प्रेपोजिशन के तौर पर यूज करेगा तो आपने याद रखना है इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन, और कंजंक्शन के तौर पर यूज करेगा तो इसके बाद आपने याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, क्लॉज आएगा। वर्ब के साथ, वर्ब के लिए यूज किया जाता है ये हमारे पास। जैसे सेंटेंस में देखिएगा, ही रन्स लाइक अ चीता। अ चीता मतलब सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। ही वर्क्स एज हिज फादर वर्कड, जब पूरी सब्जेक्ट वर्ब लिखा होगा, क्लॉज लिखा होगा तो फिर हम लाइक नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे। मैं थोड़ा सा आसानी के लिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। जैसे मैं अगर सेंटेंस बोलता हूं कि वो ऐसे क्रिकेट खेलता है जैसे बाबर आजम, अब मैं कहता हूं वो ऐसा ही काम कर रहा है जैसे वो बाबर आजम, तो बाबर आजम मैंने किसके तौर पर लिखा, नाउन के तौर पर लिखा। लेकिन मैं कहता हूं वो ऐसे क्रिकेट खेलता है जैसे बाबर आजम क्रिकेट खेलता है, तो जब मैं दोनों तरफ वर्ब लिखूंगा ना तो फिर मुझे कौन सा वर्ड यूज करना होगा बेटे, एज का वर्ड यूज करना होगा। सिंपली याद रखिएगा कि अगर आपके पास नाउन आएगा तो नाउन के लिए आपने क्या लिखना है, लाइक, और अगर आपके बाद वर्ब आएगा तो वर्ब के लिए आपने बेटे क्या लिखना है, एज लिखना है। तो उसके बाद हमारे पास है बोर्न और डाई। बड़ा आसान सा फंडा याद रखिएगा, बड़ा आसान सा रूल है कि जब भी आपने बोर्न का वर्ड यूज करके पैदाइश लिखनी है या डाई का वर्ड यूज करके डेथ लिखनी है तो आपने याद रखना है बोर्न के लिए आपका सेंटेंस हमेशा क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस होना चाहिए, और डाई के लिए आपका सेंटेंस हमेशा क्या होना चाहिए बेटे, एक्टिव वॉइस होना चाहिए। डेथ हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखी जाती है और बर्थ हमेशा किस में लिखी जाती है, पैसिव वॉइस में। जैसे देखें, आप कभी नहीं लिखे, आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा कि कायदे आजम बोर्न इन कराची, आपने क्या पढ़ा है, कायदे आजम वाज बोर्न इन कराची, इलामा इकबाल वाज बोर्न इन सियालकोट, आई वाज बोर्न इन लाहौर, इसी तरह ही वाज बोर्न इन लाहौर। जब भी आपने बर्थ लिखनी है तो बर्थ किस में लिखनी है बेटे, पैसिव वॉइस में, और जब भी आपने डेथ लिखनी है तो डेथ आपने बेटे किस में लिखनी है, एक्टिव वॉइस में। माय ग्रैंडमदर डाइड लास्ट मंथ। ये दो जो बातें हैं, दो जो वर्ब है, इनके लिए याद रखिएगा। बर्थ हमेशा किस में लिखी जाती है, पैसिव वॉइस में, और डेथ हमेशा किस में लिखी जाती है बेटे, एक्टिव वॉइस में लिखी जाती है। ये 5 जर्नल से रूल से एडवर्ब से मिलते जुलते रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिए। बाकी हमारा जो एडवर्ब का टॉपिक है, मुझे बड़ा यकीन है, आई एम श्योर, आई बिलीव कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैक्सिमम टाइम में हम जितना ज़्यादा मैं आपको बता सकता था, जितना ज़्यादा आपको कर सकता था, बगैर टाइम ज़ाया किए, बगैर कोई फजूल बात किए, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके रूल्स बताए मैंने आपको। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, कोई बात आपको पल्ले नहीं पड़ती है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन आस्क, आप पूछ लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। कॉल ना किया करे काइंडली, कॉल करने से डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि बंदा कहीं पर ऐसी जगह पर बैठा होता है, कहीं पर मसरूफ होता है, कॉल सुन सकता है या नहीं सुन सकता। मैसेज कर लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ व्हाट्सएप पे। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर हमारे पास एडवर्ब। अच्छे से समझिएगा, नोट कीजिएगा, पल्ले बांध दीजिएगा, चरसी भंगी बन के बैठे नहीं रहना है, मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, अल्लाह ताला के सामने सर्ब सजदा होते रहना है। दुआओं में दुआएं अपने लिए भी करनी है और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना है अच्छे तरीके से। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।